हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल भी बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जुड़े थे। हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री को यूट्यूब पे पढ़ने और पढ़ाने का मन बनाया है। और वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है जब स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि वर्ल्ड हिस्ट्री को कहानी के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि आप सब लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में भी आ जाए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए, चाहे वो अमेरिका की आज़ादी के हों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, फ्रांसीसी क्रांति के, जिससे कि बहुत कुछ दुनिया ने सीखा, या जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, या ब्रिटेन की पुरानी दास्तां कैसी थी, इस तरह के, रशियन रिवॉल्यूशन या नेशनलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म इन यूरोप, ये सब चीज़ें बहुत आसान दिखने लगे। देखिए, इंडियन हिस्ट्री तो क्योंकि हम स्कूल टाइम में सुनते हैं, घर परिवार में बहुत बार बातें होती हैं, स्कूल में टीचर्स की ज़बान से हम सुनते हैं, तो हमें आसान लगने लगती है। पर वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादातर हम लोग कटते हैं, क्योंकि ये हमें टफ लगता है। न कभी घर में इस चीज़ के ऊपर कभी बातचीत सुनी, ना ही कभी टीवी में इस तरह की मूवीज़ हमारे यहाँ कोई ट्रेंड है कि हमने देखी हो, तो ये टफ टॉपिक लगता है। तो यही मैंने सोचा कि इस टफ टॉपिक को ही आसान बना के कोशिश करती हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को ये बहुत बहुत आसानी से समझ में भी आ जाए। और जब वो उठा के एनसीईआरटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक पढ़ें जहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में दिया हो, तो उन्हें ये बेहद ही आसान दिखे। तो कल हमने शुरुआत की थी वर्ल्ड की एक ऐसी क्रांति से पढ़ना हमने शुरू किया था जिसको दुनिया पढ़ती है, क्योंकि इस क्रांति ने वर्ल्ड को 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। ये 3 शब्द दिए जिनका जिक्र आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी भारत के संविधान में भी देखने में आया। ये 3 वर्ड्स थे: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये नारा दिया था फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति ने जब ये नारा दिया था, तो इन 3 वर्ड्स की पूरे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस है, और हमारे लिए तो है ही। तो कहाँ से ये शब्द आए, क्यों क्रांति हुई, क्या इसका प्लेटफॉर्म था, कल मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने दिया था, ताकि आप लोग आज की क्लास को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। अब हम डेली जो पढ़ेंगे उसमें जो रिलेटेड मैटर होगा ना, उसके ऊपर मेन बातचीत करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। एक लंबी कहानी है, और आप कहीं भी देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो इसमें घंटों का लेक्चर्स मिलेंगे आपको। तो उसको हम पार्ट्स में करके पढ़ेंगे, पार्ट्स में समझेंगे। और इसका पहला पार्ट मान लीजिए, जिसको हम कहें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, क्योंकि कल मैंने कोशिश की थी एक प्लेटफॉर्म आपके दिमाग में, एक पृष्ठभूमि तैयार हो। कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो आज हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं अपनी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। चलिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, मैंने आपको बताया था मैं बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी को बेस मान के पढ़ाऊंगी। आप एनसीईआरटी की किसी भी बच्चे की 9वीं क्लास के बच्चे की किताब लेंगे, तो आप एक एक लाइन में देखेंगे कि वो सारी बातें आपको जो मैं बता रही हूँ ना, ये सब दिखाई देंगी। हर एक लाइन वहीं से उठाई गई है। एनसीईआरटी का बेस मान के पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहे। क्या थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति? इसकी शुरुआत करते हैं एक जेल से। सबसे पहले तो इसकी पृष्ठभूमि से पहले बताया गया है एक जेल के बारे में, जिस जेल का नाम है बास्तील। बास्तील, या इसी को बेस्टाइल लिख देते हैं। बेस्टाइल, बेस्टाइल क्या है? ये एक किला था, एक फोर्ट था, और उस फोर्ट के अंदर एक प्रिजन थी, एक जेल थी। ये फोर्ट में राजा जिससे दुखी होता, क्योंकि भैया यहाँ तो राजतंत्र था, एक डायनेस्टी थी, लुइस 16 यहाँ के राजा हैं, जिनके बारे में हम कल भी बातचीत कर रहे थे, और आज इसको सिस्टमैटिक बातचीत करके आगे तक ले जाएंगे। लुइस, इन सब के परिवार में सब राजाओं के नाम के आगे लुई लिखते थे। उसकी पहचान क्या थी? उसके पीछे का डिजिट, जैसे लुई 14, लुई 15, लुई 16। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, ये लुई 16 के काल में हुई है। अगर कहें सबसे बड़ा जो बहुत लोग कहते हैं ग्रेट मोनार्क कौन था, तो सबसे बड़ा जो इनके फैमिली में पूरे लुई में गिना जाता है, वो लुई 14 को गिना जाता है। लुई 14वां या लुई 14, इसे कहते हैं, ये ग्रेट मोनार्क था। बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इन्होंने एक लंबा टाइम राज किया, और इनके राज के दौरान बहुत सारी लड़ाइयां हुई, जिनमें लगभग में ये जीते थे। तो इनको ग्रेट मोनार्क कह दिया जाता है कि भाई ये बहुत बहुत बड़े उस टाइम के राजतंत्र का प्रतीक थे। लंबा शासनकाल चला था इनका। जो लुई 15 हुए ना, उसके टाइम में फ्रांस और ब्रिटेन का 36 का आंकड़ा चला। इनके बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, और लुई 16 के टाइम में ब्रिटेन को ही कहीं ना कहीं बेइज्जत करने के लिए इस लुई 16 ने अमेरिका की 13 बड़ी बस्तियों की जो मदद नहीं की थी, कल मैंने बताया था कि कैसे पैसा इसका वेस्ट चला गया,
ये लॉजिक यही था। 14, 15, 16 की 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। तो बास्तील में शुरुआत करते हैं 9th क्लास की। तो बास्तील की जेल का एक पिक्चर है, मैं आज दिखाऊंगी आपको वो कैसे तोड़ देते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि राजा जो ये लुईस 16 है, ये हम सबको मरवाने के लिए इसने बहुत बड़ी संख्या में सैनिक भेज दिए थे। और ये सैनिक कहाँ गए थे? फ्रांस के एक बड़े शहर में, जो आज उसकी राजधानी है, जिसको आप कहते हैं पेरिस। तो पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है, सीन नदी के किनारे स्थित है। ये जैसे हमारी दिल्ली यमुना के किनारे स्थित है, ऐसे ही पेरिस के किनारे जो एक नदी बहती है पेरिस, जहाँ बसा हुआ है, उसका नाम है सीन। तो सीन नदी के किनारे पेरिस बसा था। यहाँ पे बहुत सारे ट्रूप्स को, बहुत सारी फौज को राजा साहब ने भेज दिया। और लोगों को ऐसा लगा कि शायद राजा हम नागरिकों को मरवाएगा, तो लोगों ने तुरंत में इकट्ठे होकर, हजारों लोगों ने, और अपनी खुद की पब्लिक की मिलिटिया यानी पब्लिक की मिलिट्री बना ली। आप उसको जन सेना मान सकते हैं कि जनता ने सेना बना ली। और लोगों ने, इससे पहले कि राजा के ट्रूप, राजा की सेना इनके ऊपर अटैक करती, इन लोगों ने सबसे पहले वहां के राजा की जो एक ये था ना भाई, एक निरंकुशता का प्रतीक था, राजा की जेल, राजा का किला, जिसमें वो जिसको चाहता उठा के पटक देता। तो लोगों को लगा कि इसी को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आर्म्स मिलेंगे, बहुत सारे हथियार मिलेंगे, और अगर हमें राजा के खिलाफ विद्रोह करना है तो हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने बास्तील के जेल को तोड़ दिया। ये बास्तील के जेल के तोड़ने की घटना आज तक यहाँ पे आजादी के दिन के रूप में मनाते हैं। और ये दिन था 14 जुलाई 1789। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट। और यही इनकी आजादी का दिन है। जैसा हमारा 15 अगस्त है 1947, ऐसे इनका 14 जुलाई 1789, हर साल इनकी आजादी का दिन मनाते हैं। बेस्टाइल या बास्तील की जेल को तोड़ना। अब इसके पीछे का कारण क्या था? बिना बात तो कोई किसी की जेल नहीं तोड़ेगा, और राजा से पंगे लेना कोई ऐसे हंसी मजाक भी नहीं है। और ऐसा राजा जिसकी डायनेस्टी में 16वें नंबर पर ये राज कर रहा है, तो आप सोचो इसके दादा पूर्वज, इसके पुरानी कितनी पीढ़ियों से राजपाट में ये लोग हैं। तो इनके खिलाफ जनता अगर खड़ी हुई है, इसका मतलब सच में कोई बहुत बड़ा लॉजिक, कोई बहुत बड़ा कारण था, कोई रीजन था। तो इसके कारणों पे चर्चा करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पर फ्रांस में ना इनकी जो कैटेगरी बनी हुई थी, इनका जो समाज बटा हुआ था, वो 3 तरीके से, मैंने आपको कल भी बताया था, उसके 3, जैसे था अमीर, गरीब, एवरेज, इस तरह के 3 इन्होंने एस्टेट बना रखे थे। तो फ्रांस का जो डिवीजन था वो 3 एस्टेट्स में था। इनको बोलते थे एस्टेट्स। जो फर्स्ट एस्टेट था, ये मान लीजिए सबसे ऊपर के लोग, यहाँ मान लेते हैं, इसको बोलते थे क्लर्जी। क्लर्जी में आते हैं आपके, हिंदी में अगर आप कहें तो पादरी, यानी प्रीस्ट, जो चर्च में बड़ी पोस्ट पे बैठे होते हैं, जिनको लोग धर्म गुरु की तरह देखते हैं, ये लोग क्लर्जी कहलाते थे। और क्लर्जी जो लोग थे ना, ये सबसे हायर लेवल पे माने जाते थे सभी नागरिकों के बीच में। इसके बाद सेकेंड एस्टेट, ये सारी एस्टेट्स हैं जो लिख रही हूँ। सेकेंड एस्टेट का नाम था नोबिलिटी। नोबिलिटी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कुलीन, यानी जो रिच टाइप के लोग थे और जो राजशाही रॉयल फैमिलीज से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये नोबिलिटी था, कुलीन वर्ग। और सबसे नीचे थे, इसका मैंने कल आपको कैटेगराइजेशन करके बताया था, 3 थे इसमें, ए बी सी। ए में आते थे जो बिजनेसमैन लोग थे, यानी जो बिजनेस करते थे। इसके अलावा लॉयर्स थे इसमें, जो पढ़ा लिखा क्राउड था इसमें। इसके अलावा बहुत सारे बाकी जो ऑफिशियल्स थे, ये लोग थे। इसकी सेकंड कैटेगरी में आते थे पेजेंट्स। पेजेंट्स क्या होते हैं? जो लोग किसान होते हैं, लेकिन वो किसान जिनके पास जमीनें थी, जो थोड़े रिच थे। और इसके अलावा आर्टिसंस आते थे। आर्टिसंस कौन होते हैं? कारीगर, जैसे मूर्तिकार, शिल्पकार, कोई इस तरह के लोग। और तीसरे में आते थे लैंडलेस, जिन लोगों के पास जमीन भी नहीं थी, लैंडलेस लेबर्स। और पेजेंट्स, बहुत गरीब टाइप के किसान, बहुत गरीब टाइप के किसान। ठीक है, ये लोग थे इसमें, बहुत ही गरीब। सर्वेंट्स मान लीजिए, नौकर, सर्वेंट्स। तो ये 3 तरह के लोग थर्ड कैटेगरी के हैं। ये तो बहुत बहुत हाई क्लास हैं। अब जो पादरी हैं या प्रीस्ट हैं या जो क्लर्जी ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा रॉयल माना जाता था, और इनको कहीं कोई पैसा नहीं देना। इनफैक्ट ये लोगों से पैसा ले सकते थे। टीथे नाम का एक टेक्स्ट था जो धार्मिक करता, जैसे जजिया नहीं था हमारे यहाँ पर, जो मुस्लिम अपने यहाँ पे शासकों ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने जिसको अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था सिंध में। तो इस तरह से ये धार्मिक कर था टीथे, जो सब लोगों को देना पड़ता था। ऐसे ही टाइले करके एक कर था, जो उस टाइम में स्टेट यानी राजा, राजशाही जो लोग थे, ये लिया करते थे। ये
सारे टैक्सेस देने पड़ते थे इन लोगों को। जो ये थर्ड एस्टेट है, इसको फर्स्ट एस्टेट मान लेते हैं, दिस इज सेकंड एस्टेट, ये थर्ड एस्टेट है। इस थर्ड एस्टेट के लोगों को इस पूरे समाज का बोझ अपने कंधों पर ढोना पड़ता था। अच्छा, ये जो ये टैक्स थे ना, ये ऐसे नहीं कि कभी भी बढ़ा देंगे। इन टैक्स को बढ़ाने का एक नियम था, बहुत ध्यान से समझना इसको, ये डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसको समझेंगे तो, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत आसान है। यहाँ टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग रखनी पड़ती थी, और टैक्स बढ़ाने की जो लास्ट मीटिंग हुई थी ना इन लोगों की, जैसे ये तीनों एस्टेट, तीन एस्टेट जिसमें आती थी, तीनों एस्टेट्स, ऐसी मीटिंग्स को ये लोग कहते थे कि ये एक असेंबली थी, एक तरह की असेंबली बुलाते थे, एक तरह की सभा बुलाते थे, असेंबल होते थे इसमें ये। तो ये असेंबली में तीनों एस्टेट से लोग पहुंचते थे, और ऐसी असेंबली जो अब करने वाला था ये राजा, क्योंकि इसको टैक्स बढ़ाने थे। टैक्स बढ़ाने के लॉजिक मैंने आपको कल बताए थे दो, एक तो इसने अमेरिका की 13 उपनिवेश जो बस्तियां थी ब्रिटेन की, उन्होंने अपनी आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ी थी, उस आजादी की लड़ाई में पैसा खर्च किया था, जो सारा खर्चा उठाया था फ्रांस ने। तो फ्रांस की जेब से अमेरिका की आजादी की लड़ाई में खर्च हो गया, वापस नहीं दिया अमेरिका ने वो, पहला बड़ा खर्चा। दूसरा बड़ा खर्चा, जो ये लुई था ना, इसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, बहुत खर्चीले स्वभाव की महिला थी, और ये भी अपने आप भी खर्चीला था। तो बहुत बड़ा पैलेस था इसका वर्साइल्स में, जिसको आप हिंदी में वर्साई लिखते हैं, बहुत बड़ी सेना मेंटेन करता था, राजशाही रॉयल खर्चे थे। तो इतने खर्चे अगर कोई करेगा आदमी, तो उसकी कमाई बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रावेगेंट था, फिजूल खर्ची, खर्चा करना कोई दिक्कत नहीं, ये फिजूल खर्च था, करता था। तो फिजूल खर्ची में बहुत पैसा लग रहा था, और एक उस वॉर में, अमेरिका की लड़ाई में ब्रिटेन से बदला लेने के चक्कर में इसने अपना पैसा गवा दिया। इस देश के ऊपर जो ये राजा था ना, इसके ऊपर आप ये मान लो 2 बिलियन लिवरे, लिवरे यहाँ की करेंसी का नाम है, इसके ऊपर कर्जा था जो इसको उतारना था। कर्जा किससे लिया? उस टाइम के अमीर टाइप के लोगों से। तो जिन लोगों ने, जो मनी लेंडर्स थे, जिन्होंने पैसा दिया उस टाइम के राजा को, उन लोगों ने भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। उन्होंने कहा राजा साहब, हमने आपको जरूरत के टाइम पैसा दिया, वापस तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ इंटरेस्ट हर साल आप देते रहेंगे। तो वो इंटरेस्ट का बोझ इतना बढ़ गया कि राजा परेशान, क्योंकि जब ये राजा बना ना, तो इससे पहले जो इसके पिताजी थे, जिनका नाम लुई 15 है, उन्होंने 7 साल तक ब्रिटेन के साथ लगातार युद्ध किए थे, और उन 7 सालों में ढेरों पैसा बर्बाद कर दिया। तो इसको ये मान लो खाली खजाना मिला, एक तो खजाना खाली, ऊपर से खर्चे इतने राजशाही। तो उन खर्चों को निपटाने के लिए इसके दिमाग में बस एक ही बात आई कि क्यों ना लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया जाए। अब टैक्स का बोझ तो सिर्फ एक एस्टेट को भुगतना था, वो थी थर्ड एस्टेट। एक अच्छी बात ये थी कि इनके पूर्वजों ने ये नियम बना रखा था कि अगर कभी टैक्स बढ़ेंगे तो सब एस्टेट के लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन उसमें हर आदमी नहीं जा सकता था, प्रॉब्लम यहाँ थी। तो ये 3 एस्टेट हैं, और ये जो असेंबली बुलाई जाएगी जिसमें तीनों एस्टेट के आदमी आएंगे, इसमें फर्स्ट एस्टेट यानी जो क्लर्जी है, क्लर्जी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 300 आदमी गए, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स गए, जो प्रीस्ट को, चर्च को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने हक की बात रखेंगे, डिस्कशन में हिस्सा लेंगे। इनको तो टैक्स देना नहीं है, ये तो कहेंगे टैक्स बढ़ा दो। दूसरा जो एस्टेट था जिसका नाम था नोबिलिटी, जिसमें कुलीन टाइप के लोग थे, मतलब ऊंचे कुल वाले, नोबिलिटी, रॉयल फैमिली से जुड़े लोग भी इसमें थे, इनके भी 300 रिप्रेजेंटेटिव गए। ये एक बहुत बड़े महल में बैठक हो रही है, वर्सेल्स या वर्साई में पैलेस है, बहुत बड़ा राजशाही राजभवन, उसके अंदर ये बैठक है। तो 300 आदमी तो फर्स्ट एस्टेट के हैं, 300 आदमी दूसरे के। और जो थर्ड एस्टेट था जिसमें कॉमन मैन था, और कॉमन मैन को भी कैटेगराइज हमने कर रखा है, कॉमन मैन, इसमें आ गए 600 लोग। आपको देख के लगेगा अच्छी बात है, इनको भैया ज्यादा थे तो इनको 600 लोगों को बुलाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बुलाने के बाद आप देखिए डिवीजन कितना था। जब ये लोग आके महल में बैठे ना, तो ये मान लीजिए इस तरह से महल को पूरे को सजाया गया था, एक हॉल था यहाँ पे, यहाँ 300 चेयर यहाँ लगा दी गई हैं, 300 आदमी बैठे हैं एस्टेट 1 के, 300 यहाँ बैठे हैं एस्टेट 2 के। और जो बाकी लोग हैं ना, ये इनके कुछ लोग पीछे खड़े हैं, कुछ साइड में खड़े कर दिए। यहाँ मान लीजिए यहाँ ये स्टैंडिंग पोजीशन में ये बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं जिसका ओहदा ऊंचा होता है वो बैठता है, और जिसका ओहदा छोटा होता है वो खड़ा रहता है। तो आप यहीं पे अंतर देख लीजिए कि 600 कुर्सियां लगवाई हैं, आदमी आने हैं 1200, 600 में से 300 क्लर्जी वाले बैठेंगे जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, 300 नोबिलिटी वाले, और जो 600 आदमी यानी उनकी बराबरी की जो संख्या रखते हैं वो खड़े रहेंगे। अब यहाँ डिबेट शुरू होगा, डिस्कशन शुरू होगा। इससे पहले ये बैठक लगभग 170 साल पहले बुलाई गई थी
आप मान लीजिए 1614 में, 1614 में लास्ट बैठक आई थी इस तरह की कभी। 1614 से 1714 बीत गया, अब 1814 आने वाला है, कुछ ही तो साल रह गए। ये घटना जबकि मैं बता रही हूँ ये 1789 की घटना है। तो आप देखो 165-70 साल के आसपास का समय बीत गया। कभी 150 साल से भी ज्यादा साल पहले ऐसी बैठक बुलाई गई थी जो अब बुलाई गई है। ये बैठक बुलाई गई थी मई में, 5 मई 1789 को पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, जहां राजा का राजभवन था, यहाँ एक बैठक बुलाई गई। इसमें 1200 आदमी पहुंचे, 300। अब यहाँ डिबेट होनी है, यहाँ डिस्कशन होना है, राजा साहब भी यहाँ हैं, कि क्या खर्चे बढ़ रहे हैं तो टैक्स बढ़ा दें। अब आप अपने आप दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ, टैक्स देने वाला सिर्फ एक ग्रुप था, ये वाला, जिनके 600 लोग हैं, 300 इनके, 300 इनके। इनको तो भैया खर्चे ही खर्चे तो करने हैं, इनको थोड़ी ना टैक्स देना है। तो 100% ये 300 आदमी कहेंगे बढ़ा दो टैक्स, भाई देश को जरूरत है तो टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा। इस टैक्स को ना बढ़ाने के पक्ष में ये लोग बोलेंगे। अब एक चीज और देखो, इनमें अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप इनको देख रहे हैं, लैंडलेस लेबर, पीजेंट्स और सर्वेंट्स हैं, इनका ना माहौल अच्छा नहीं होता। भाई गरीबी, फर्क तो पड़ता ही है ना। एक अमीर आदमी के घर का माहौल अच्छा होता है, उसके बच्चे को अच्छा माहौल मिलेगा तो उसको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट आएगा, वो नई नई किताबें पढ़ेगा, नए नए थॉट्स उसको पता चलेंगे, नए आइडियाज आएंगे, वो क्रिएटिव बनेगा। इन लोगों के पास तो पेट भरने की भी दिक्कत है, तो इनके पास उतना दिमागी विकास करने के लिए साधन नहीं है, तो इनको नहीं लेके जाएंगे। जो 600 गए हैं ना इनमें से, उनमें से वो लोग नहीं है। जो ये पेजेंट्स और आर्टिसंस थे, ये भी थोड़ा पीछे ही रह गए। जो 600 आदमी जाएंगे ना, ये कोशिश की जाती थी कि वो पढ़े लिखे काबिल हों, ताकि कम से कम वो 300 के सामने अपनी बात रख तो सकें। तो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने जो लोग गए, वो पढ़े लिखे भी थे और काबिल भी थे, और वो काबिल थे तो अपनी बात रख पाएंगे। इसीलिए जब वहां बहस स्टार्ट हुई और कहा टैक्स बढ़ा देने चाहिए, 300 ये बोले हाँ बढ़ा दो, बढ़ा दो, हाँ ना, उसके बाद वोट डलता था। वोट डालना बहुत अच्छी बात थी, और इनके वोट में हमारे वोट से थोड़ा सा अंतर था। क्या अंतर था? यहाँ एक एस्टेट का एक वोट गिना जाता था, एक आदमी का नहीं बोल रही मैं, एक एस्टेट का ये एक वोट है, ये एक वोट है और ये एक वोट है। तो आपको दिख रहा है इन तीनों में से टैक्स सिर्फ इनको देना है। संख्या में बेशक ये उनके बराबर हैं, लेकिन वोट में ये उनके बराबर नहीं है। अब ये दो कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ा दो, और ये एक कह रहा है कि टैक्स नहीं बढ़ाना। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी सुनी जाएगी। जब इनकी सुनी जाएगी, ये दिख गया इन बिजनेसमैन और इन सबको जो कि थर्ड कैटेगरी में से थे, तो इन लोगों ने कहा भाई ये तो तुम लोग अपनी मनमर्जी करते हो, और ठीक है 150-200 साल पहले जब असेंबली हुई होगी जो रहा होगा, लेकिन अब हमें बेवकूफ मत समझो और हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ डिबेट बढ़ती चली गई, और इन लोगों ने कहा कि भाई हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब बराबरी हो। ये तो बराबरी है ही नहीं, तुम्हारे 300 आदमियों का एक वोट, हम 600 का एक वोट है, ये क्या लॉजिक हुआ? तुम 600 के 2 वोट और हमारे 600 का एक वोट। यहाँ एक आदमी के वोट का मूल्य 1 करो, तब बात मानी जाएगी, तब हम मानेंगे कि तुमने हमें बराबरी पे रख के डिस्कशन और डिबेट में हमें बराबर का समझा। तो इन लोगों ने कहा ये तुम रीत तोड़ने वाले कौन हो? आज तक हमारे पूर्वजों के टाइम में जितनी बार बैठक हुई तो हमने इसी तरह से एक एक मान के चला। तो इन सब ने 600 लोगों ने, क्योंकि ये लोग ना अब उस देश में है, मैंने कल आपके सामने एक बात की थी कि अब यहाँ 3 बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों के विचार चल रहे थे। कल मैंने आपको नाम बताया था रूसो का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक बताई थी, और मैंने आपको एक नाम बताया था मॉन्टेस्क्यू का, जिसने कहा था कि सोसाइटी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अलग अलग तरीकों से। आज भारत में वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आप जब 6ठी 7वीं 8वीं में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, सिविक्स पढ़ते थे, तो आपने पढ़ा था 3 तरीके से हमारी सरकार काम करती है, या 3 तरीके से भारत में सिस्टम चलता है। लेजिस्लेचर है आपके यहाँ, जिसको आप कहते हैं विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव है जिसको आप कहते हैं कार्यपालिका, और एक आपके यहाँ जुडिशरी है जिसको आप कहते हैं न्यायपालिका। ये विचार मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, और सबसे पहले इस विचार को अपने देश में अमेरिका ने फॉलो किया था। उन लोगों ने इस विचार को, जो ये किताब लिखी थी ना इन लोगों ने, अभी मैं बताऊंगी आपको पीपीटी में, फेमस किताबें एग्जाम में बहुत बार आती हैं। तो ये 3 नाम है। जॉन लॉक, जिसने क्या कहा? जिसने कहा कि राजाओं को किसने कहा है कि इनको डिवाइन पावर है, कि ये दैवीय शक्ति लेके पैदा हुए हैं? भाई ये भी इंसान है, ये भी गलती करते हैं, और ये कोई हकदार नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका जन्म रॉयल फैमिली में हो गया तो ये राजा बनेंगे। ऐसा करना गलत है। यानी जन्म से मिलने वाले विशेष अधिकार या जो प्रिविलेज सिर्फ बर्थ से हैं वो गलत है। किसने कही ये बात? जॉन लॉक ने। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? जो पावर है उसका डिवीजन होना चाहिए, लेजिस्लेचर अलग हो, जुडिशरी अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग हो, और इसमें लोग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। ऐसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब में रूसो ने कहा था कि लोगों का कहीं ना कहीं शासन में योगदान होना चाहिए। सॉरी।
अब इन विचारों को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की जो बुक है ना, ये एग्जाम में बहुत बार आती है। किसने लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक लिखी है रूसो ने। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग इंग्लिश में थोड़ी अलग से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं रूसो, इसको हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब को पढ़ के, और मैंने कल आपको बताया था कि ये नाई की दुकानों में, सलोन्स में, कॉफी शॉप्स में और जगह जगह ना लोग इकट्ठे होके और डिस्कशन किया करते थे। भाई रूसो ऐसा कहता है, मॉन्टेस्क्यू का ये विचार है, लॉके का ये विचार है। तो अनपढ़ लोगों के दिमाग में भी विचार बनने लग गए। और इसीलिए जब ये गए थे ना 300 और 600 वाले लोग, तो उस टाइम पे जो लोग नहीं गए थे, गरीब टाइप के और जो इस तरह के लोग थे, उन लोगों ने ना 40,000 खत भिजवाए थे अपनी डिमांड्स लिख के। औरतों ने और लैंडलेस लेबर्स ने और सर्वेंट्स ने 40,000 खत लेके गए थे लोग। लेकिन उन खतों को पढ़ने वाला यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ एक आदमी के वोट की वैल्यू 1 नहीं थी। तो अब ये लोग डिमांड क्या कर रहे हैं कि हमें एक आदमी को एक वोट दो, एक वोट की वैल्यू दो। तो रूसो की ये बात धीरे धीरे लोगों के मन में घर कर गई। और फिर इन लोगों ने कहा भैया हम करते हैं बायकॉट, जब तुम हमारी सुनते ही नहीं तो हम यहाँ करें क्या। और इन लोगों ने वहां से निकलने का मन बना लिया। यानी राजा के राजमहल से ये 600 लोग जो थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको छोड़ के बाहर आ गए। ये मई की घटना है। इन सब ने कहा भैया हम हैं फ्रांस, और ये थोड़े से लोग, अपने आप को मुट्ठी भर लोग सोचते हैं कि ये फ्रांस हैं, टैक्स हम देते हैं, हमारी मर्जी के बिना जबरदस्ती हमारे ऊपर क्यों कानून थोपते हैं। ये थोड़े दिमागदार बन गए थे, इनको क्वेश्चन करना आ गया था, क्योंकि यहाँ दार्शनिकों ने अच्छे विचार दे दिए थे। अब इन लोगों ने अगले महीने जून में, 20 जून की घटना है, ये वर्साइल्स, राजा के ही उस शहर में, पैलेस से थोड़ा दूर एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, इंडोर स्टेडियम था। ये टेनिस खेलते थे यहाँ, तो टेनिस का इंडोर स्टेडियम था। यहाँ ये 600 लोग पहुंचे प्लान करके, बहुत सारे और भी लोग इनके साथ। और यहाँ इन लोगों ने, जैसे एक इनका मेन हेड बन गया, उसने यहाँ स्टेज पे खड़े होके, और यहाँ जितने लोग खड़े थे, ढेरों लोग, इन सबको शपथ दिला दी। एक बहुत बड़ी भीड़ है ये फ्रांस की, इसको बोलते हैं ओथ। ओथ मतलब शपथ लेना। और सबने पता है क्या शपथ ली? सबने शपथ ली कि अब हमारा टारगेट है, इस देश में एक संविधान लिखा जाएगा, और उस संविधान को हम राजा से ऊपर रखेंगे, और राजा को उस संविधान के सामने झुकना पड़ेगा। अब इस टारगेट के साथ हम काम करेंगे। अब सोचो, इनके साथ सारा आम आदमी है, और जब आम आदमी जाग जाता है ना, जनता जिस दिन जाग जाती है, उस दिन राजा कुछ नहीं होता। अब ये बात धीरे 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 फैल गई चारों तरफ, और जून में इन लोगों ने कह दिया कि अब हम हैं सब कुछ, वो एस्टेट पेस्टेट कुछ नहीं है, और हम लोग नेशनल असेंबली हैं, यानी हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने अपना नाम क्या रखा? नेशनल असेंबली। तो देखो कैसे कैसे तस्वीर बदल गई फ्रांस की। कहाँ तो राजा, प्रीस्ट, क्लर्जी ही सब कुछ थे, और कहाँ अब आम आदमी उठ गया, अपने विचारों को उसने फैलाया, दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा, जाना, लोगों तक पहुंचाया, और अब इन लोगों ने अपनी नेशनल असेंबली बना ली। अब नेशनल असेंबली ने क्या टारगेट बना लिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, और इस राजा को हम कॉन्स्टिट्यूशन के सामने नीचा करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ये भी बाउंड होगा कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानने के लिए। इन लोगों ने टारगेट कर लिया, चाहे कितना ही टाइम लगे, ये 1789 की बात है, कितना ही टाइम लगे हम संविधान बनाएंगे। और इन लोगों को 2 साल लग गए थे संविधान लिखने में। ठीक है, तो जो यहाँ पे आगे तक चलेगा। फिर इन लोगों ने जब ये सब किया ना, तो राजा को लगा ये थोड़े मुट्ठी भर लोग हैं, क्या करेंगे। लेकिन जब उसने धीरे धीरे देखा कि परिस्थितियां कैसे बदलती चली गई, तो राजा को भी घुटने टेकने पड़े थे। जब ये सब वर्साइल्स के एक इंडोर स्टेडियम में चल रहा था, उसी टाइम पर बाकी फ्रांस में क्या हो रहा था, क्योंकि एक जगह के अलावा भी तो बहुत सारी जगह होते हैं ना। मान लीजिए ये वर्साइल्स है, तो इसके थोड़ा दूर पेरिस भी तो है, जो इनकी आज राजधानी है। अलग अलग शहर होते हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ऐसे ही यहाँ वर्साए है। वर्साए को ही इंग्लिश में वर्सेल्स लिखते हैं। ये पेरिस है। तो फ्रांस का जो राजा है लुई 16, इसने देखा पेरिस में कुछ लोग इकट्ठे हो गए, ये अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम संविधान लिखें, लिख लो संविधान, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करोगे। जब उसने बाकी चीजों पर नजर डाली, तो उसने देखा पेरिस में अशांति फैल गई। थोड़े दिन बाद ही, ये मई में तो बैठक बुलाई थी, जून में वो इकट्ठे हुए थे, जुलाई की घटना है ये।
जुलाई में पेरिस में बहुत बहुत भयानक ठंड पड़ी यहाँ पर। और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सारी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हुई और कल मैंने एक जिक्र किया था आपके सामने, 1715 से 1789 के बीच में यहाँ आबादी बहुत बढ़ गई थी। पहले आबादी थी 2.3 करोड़ और फिर हो गई 2.8 करोड़। आपको लगेगा ये भी क्या बढ़ी, इंडिया में तो इतनी 1-2 साल में बढ़ जाती है, लेकिन जबकि मैं बात कर रही हूँ तब इतनी आबादी नहीं बढ़ती थी। तब ये बहुत बड़ा इजाफा माना गया, ये बहुत बहुत बड़ी आबादी बढ़ती हुई मानी गई थी इस दौर में। तो इतनी बड़ी आबादी बढ़ने पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ना फूड ग्रेन्स बढ़ी, और इस बीच में बहुत बार ड्रॉट यानी सूखा पड़ा, कभी हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि हुई, तो फसलें बर्बाद होती रही। लगातार इस तरह की दिक्कतें, प्रोडक्शन ना बढ़ना, चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली गई, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, यानी जिस सैलरी में पहले घर आराम से चलता था वो चलना बंद हो गया। तो लोग भूखे मरने की कगार पर आ गए और बेसिक चीज़ों के लिए भी लोग तरसने लग गए। और जिस देश में लोग बेसिक चीज़ों के लिए भी तरसने लगेंगे तो वो बार बार अशांत होकर रिवोल्ट करेंगे, वो क्रांति की कोशिश करेंगे। पर क्रांति को सफल बनाने के लिए एक तो साधन चाहिए होते हैं और दूसरा कार्यक्रम चाहिए होता है। जितनी क्रांतियां सफल हुई हैं ना इतिहास में उठा के अगर आप पढ़ेंगे तो उनके पीछे बड़े लीडर्स ने बहुत बहुत सोच समझ के प्लान्ड तरीके से क्रांतियां की थी। अचानक से क्रांति एक दिन में होती है तो वो दबा दी जाती है। इससे पहले फ्रांस में बहुत बार लोगों ने कोशिशें की, क्योंकि 1715 से 1789 एक दिन में तो नहीं आया होगा, लेकिन वो सब असफल थी। 1789 तक लोग जागृत हो गए, अब लोग प्लान्ड तरीके से काम करेंगे, जिसका कि मैंने आपको पहला दिखाया, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना। तो फ्रांस में जब ये बुरा दौर चल रहा था तो पेरिस की मैं बात कर रही हूँ, पूरे फ्रांस में ही पूरा विंटर बड़ा भयानक था, बहुत भयानक सर्दियां थी, पूरी फसल बर्बाद हो गई। और ये मान लीजिए खाने की जो बेसिक चीज़ें थी ना मार्केट में वो बहुत बहुत महंगी बिकने लग गई। तो जब चीज़ें महंगी होती हैं तो लोग जमाखोरी कर लेते हैं और एक झूठ में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि चीज़ें बहुत कम हो गई हैं या कमी आ गई है। तो लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी। औरतें लंबी लंबी लाइन्स में लगी रहती कि भाई दुकान खुलेगी तो राशन लेंगे, रात तक खड़ी रहती, राशन का आता पता ही नहीं है, दुकान वाला आता ही नहीं, क्योंकि उसको खोलनी नहीं दुकान, वो 4 दिन बाद बेचेगा जब लोग भूख से मरने लगेंगे, फिर कितनी भी मनचाही कीमत लेगा। तो औरतों ने क्या किया, आप देखिए जब समाज में औरतें एक्टिव होती है ना तब समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। तो औरतों ने अटैक कर दिया इन जमाखोरी करने वाले लोगों की दुकानों पर और पूरे मार्केट्स में हा हुल्ला और बुरा हाल छा गया। अब ये बात राजा जी को पता चली कि भैया तुम्हारे यहाँ तो आम जनता जो है ना, औरतें सड़कों पर उतर आई हैं, यानी फ्रांस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब वहां पे वो लोग अपना संविधान लिखने में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम नेशनल असेंबली हैं, यहाँ औरतों ने सब कर दिया। अब राजा ने सोचा यार वर्साइल की स्थिति तो ऑलरेडी खराब है, मैं अपनी ट्रूप्स को पेरिस भेज देता हूँ। तो राजा ने अपने ट्रूप्स को पेरिस भेज दिया, ट्रूप्स मतलब इसकी सेना। तो जब ये सेना वहां आ रही थी, लगातार बढ़ रही थी, तो यहाँ की जनता को लगा कि अब राजा हमें मरवाएगा, क्योंकि नेशनल असेंबली काम कर रही है, हो सकता है लोगों के मन में आया कि राजा हमें मरवाएगा। तो अब क्या करें, राजा मरवाएगा तो हम लड़के राजा से, अब उससे पहले अपनी ये मिलिट्री बना देंगे। तो यहाँ जनता ने मिलिट्री बना दी। अब ये हम आ गए 14 जुलाई 1789 पर। देखो ये मई जून चल रहे थे ना, अब ये जुलाई 14 जुलाई 1789 पेरिस में जनता के ही 7,000 आदमी और औरतें इकट्ठे हो गए। देखो औरतें किस तरह से क्रांति में सहायक बन गई। आदमी औरतें इकट्ठे हो गए सड़कों पर और इन्होंने राजा की जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी ना, इन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और उसी घटना में सबसे बड़ा अंजाम दिया गया था बास्तील की जेल को तोड़ने का। इस बास्तील की जेल को तोड़ना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था राजा साहब की आंखें खोलने के लिए कि अगर आप नहीं माने, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं की, तो आने वाले समय में हर बच्चा, हर औरत, हर किसान, हर सर्वेंट, हर दुखी आदमी सड़क पर होगा। अब राजा जो थे ना वो कहीं ना कहीं अंदर से घबरा गए, क्योंकि बास्तील की जेल टूटने का मतलब था राजा के सीधे कमर पे वार करना। अब राजा थोड़ा सा घबराएंगे। जब ये सब चल रहा है, सोचो वर्साइल में हालत खराब है, पेरिस में खराब है, इस टाइम पर फ्रांस के गांवों में क्या चल रहा है, ग्रामीण इलाकों में, तो गांवों में स्थिति और खराब है। जब ये बातें फैलती हैं ना तो ये आग की तरह फैलती हैं। ग्रामीण स्थिति में क्या हुआ, गांवों में पता नहीं किसने अफवाह फैला दी कि राजा जो है ना, और जो ये सामंत हैं, सामंत जो नोबिलिटी वाले हैं, ये फ्यूडल सिस्टम था यहाँ, ये तुम लोगों के अकल को ठिकाने लगाएंगे। ये गाँव के लोगों को कहा, र्यूमर्स थी ये सारी, कि इन लोगों ने ना बाहर से लठैत, जो लठ लेके तगड़े तगड़े आदमी नहीं होते, वो बुला लिए हैं। लठैत और इस तरह के ताकतवर टाइप के आदमी जब आके तुम गाँव वालों को इतना
मारेंगे और तुम्हारी ये सारी फसल जो पकी हुई है ना, जिसपे तुम इतरा रहे हो, इस सारी को जला देंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो गांव के लोगों को लगा, जब वर्साई में लोग क्रांति कर रहे हैं, जब फ्रांस की मतलब फ्रांस के बड़े शहर पेरिस में क्रांति कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? और मरना ही है तो लड़के ना मरे, ऐसे दब्बू की तरह भी क्यों मरे कि वो लठैत आके वो हमें पीटेंगे मारेंगे और हम चुपचाप सहेंगे। तो ये सारे गांव के लोग अपने अपने घरों में जो हथियार थे, अब गांव में हथियार क्या होगा भैया, डंडे होंगे, कुल्हाड़ी होंगी, फावड़े होंगे, जो खेती में इस्तेमाल करते हैं, यही उठा के गांव के बाहर जो अमीर अमीर टाइप के सामंत थे ना, इनके घरों में, इनके महलों में घुस गए और महलों को उन्होंने तोड़ दिया और उनके जो अनाज के भंडार भरे थे ना, इनको लूट लिया। बोले तुम हमारी फसलें जलाओगे, उससे पहले हम तुम्हारे अनाज के भंडार खाली कर देंगे। इनके पास जो कागज थे ना लिखत पढ़त के, कि भाई इस गांव के इस आदमी को इतने रुपए दे रखे हैं, या इस आर्टिसन को, इस पीजेंट्स को मैंने इतने रुपए दिए, सब जला दिए। तो सारी कागज पत्री जिसमें लिखत पढ़त थी, कितना उन्होंने किसको रुपया दे रखा है, किस गांव के किस, सब जला दिया। इनके गोदाम लूट लिए, उनको मार डालते वो अपनी जान किसी तरह बचा के भाग गए। तो आप सोचो, जान बचाने के लाले पड़ गए इन सामंतों को इस फ्यूडल सिस्टम में। यानी राजा दुखी है, ग्रामीण लोग बिल्कुल क्रांति पे उतर आए, औरतें क्रांति पर उतर आई, और वहां वो नेशनल असेंबली अपना काम कर रही थी। फाइनली जब स्थिति इतनी बिगड़ती दिखी, तो लुईस 16 ने कहा भैया ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, हाथ जोड़ लिए, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। नेशनल असेंबली को मैं मान्यता देता हूं, और अब के बाद नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो लिख रही है, मैं इसके अकॉर्डिंग, इससे नीचे अपने आप को मान के काम करूंगा। यानी राजतंत्र की व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र आ गया, जिसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजतंत्र तो है, राजा साहब तो हैं, लेकिन वो किस को अपने से ऊपर मान रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कौन कर रहे हैं? वो दबे कुचले टाइप के थर्ड एस्टेट के लोग, जिन्होंने बाइकॉट करके वहां 600 लोगों ने और नेशनल असेंबली बना ली थी। और इस तरह से फ्रांस में क्रांति का एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से चीजें धीरे 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 बदलती नजर आई। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आधा चैप्टर भी नहीं हुआ है, लेकिन इतनी कहानियों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक पढ़ लेते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं 30 मिनट्स की क्लास हो गई। क्लास बहुत लंबी लेने से क्या होगा, तुम लोग बोर हो जाओगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि क्लास में ना थोड़ा थोड़ा बताऊं कहानियों के थ्रू, ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए। अच्छा देखो, आप जितनी कहानी सुनाई है ना, इस सबको स्लाइड पे फटाफट से पढ़ते हैं ताकि तुम्हें आसान दिखे। 14 जुलाई 1789 पेरिस में अलार्म। क्यों? क्योंकि पेरिस में ट्रूप्स पहुंच गए थे और लोगों ने क्या तोड़ दी थी? बास्तील की जेल। तो सिटीजन्स पर गोली चलेंगी, ये अफवाह फैली थी, रूमर्स थी ये। 7,000 लोगों ने मिलिट्री बना ली अपनी, आर्म्स के लिए, हथियारों के लिए, सरकार की बिल्डिंग पर, राजा की बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बास्तील या बेस्टाइल की जो प्रिजन थी, जो जेल थी, इस पर हमला कर दिया। आदमी तो सिर्फ यहाँ पे 7 मिले थे जो कैदी थे, लेकिन ये एक इज्जत थी कि राजा की बिल्डिंग को भी तोड़ देगी जनता अगर राजा एंटी होगा तो। इसके बाद कमांडर मारा गया, 7 प्रिजनर्स को यहाँ से, कैदियों को छुड़ा लिया गया। बास्तील की या बेस्टाइल की जो प्रिजन थी, ये डिस्पोटिक पावर दिखाती थी, राजा की निरंकुश था कि राजा के ऊपर कोई नहीं है, राजा को जिस पे गुस्सा आएगा पकड़ के इस जेल में बंद कर देगा। तो जनता ने कहा पहले इस जेल को ही तोड़ते हैं, फिर राजा को अपने आप हम देख लेंगे। तो राजा को एक तरह से ये दिखाना कि जनता अगर अपने पे आ गई तो फिर राजा का कुछ नहीं है, इसके लिए ये बास्तील पर हमला किया गया था। और जो बास्तील की जेल तोड़ी गई ना, बेसिकली एक किला तोड़ा गया। इस किले को तोड़ने में जो वहां पत्थर और ईंटें और ये सब निकला ना, उसको पता है तुम्हें, मार्केट में बेचा गया और लोगों ने खरीदा। उन्होंने कहा हम इसको खरीदेंगे यादगार के रूप में कि कैसे जनता ने क्रांति करके और उस टाइम के राजा के प्रिजन को भी तोड़ दिया था। आज भी कहते हैं जो रॉयल फैमिलीज है ना बहुत सारी, उनके घरों में ये पत्थर रखे हुए हैं। तो ये इज्जत की बात मानी गई थी आम जनता के नजरिए से। सोल्ड इन द मार्केट, तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ इसके यादगार के रूप में कि भैया जिसको लेने पत्थर ले लो, ये जेल के टूटे हुए पत्थर हैं। अच्छा, फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में? 1774 में लुईस 16 कौन से परिवार का था ये? बूरबों, हिंदी में लिखते हैं बूरबों वंश, इसी को इसको बर्बन लिख देते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा सा बोलने का अंतर है। बर्बन फैमिली, 20 साल का था। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटे, इससे इसकी शादी हुई। तो बहुत खर्चीली टाइप की महिला थी, ठीक है, तो बहुत यंग था, अभी डिसीजन लेने की उतनी पावर भी नहीं थी। इसको क्या मिला? खाली खजाना। कारण क्या थे? एक तो 13 अमेरिका की बस्तियों को आजाद कराने में ब्रिटेन से इसका सारा पैसा लग गया, जो कि अमेरिका ने वापस नहीं किया। बहुत एक्स्ट्रावेगेंट था, बहुत वर्साइल्स में जो पैलेस था ये बहुत ज्यादा खर्चे करता था। इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया था 2 बिलियन लिवरे। लिवरे करेंसी, जैसे आपकी रुपए है ना, ऐसे इनकी लिवरे, 2 बिलियन लिवरे का कर्जा था इनके ऊपर। तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा, 10% बढ़ा दिया। अब इंटरेस्ट कहां से दें जी, खजाना तो खाली
है तो टैक्स बढ़ा दो। तो आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटी सबको चलाने के लिए राज्य को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तो टैक्स देने वाले बस एक ही तरह के लोग थे, उनके ऊपर कर्जा। अब देखो, लिवरे इनकी करेंसी, क्लर्जी जो चर्च से जुड़े लोग थे, पादरी या प्रीस्ट। टीथे क्या था, चर्च लेता था, धार्मिक कर था। और टैले क्या था, डायरेक्ट टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स भी था, तंबाकू पर भी, सॉल्ट पर भी, कल मैंने जिक्र भी किया था। ये देखो, ये तुम्हारे काम का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी है, यानी प्रीस्ट, पादरी, जो धर्म के एक तरह से गुरु मान लीजिए। सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी है, रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लोग। और थर्ड एस्टेट में ये 3 कैटेगरी हैं, एक में बिजनेसमैन, मर्चेंट, व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, जो पढ़े लिखे थोड़े रिच टाइप के हैं। दूसरे में किसान और आर्टिसंस, जो ये हस्तशिल्पी टाइप के लोग। दूसरे में छोटे किसान, लैंडलेस लेबर्स और सर्वेंट्स हैं, जिन बेचारों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। पीजेंट्स, किसान, देश की बहुत बड़ी आबादी किसान थी, लेकिन जानते हैं देश की जो लैंड एरिया था ना, ये 60% पे मुट्ठी भर लोग कब्जा करके बैठे थे। ये प्रीस्ट थे, ये नोबिलिटी थी, और ये जो थर्ड के अमीर वाले थे ना, ये लोग, यानी जमीन ज्यादा मुट्ठी भर लोगों के पास है। 90% लोग तो किसान हैं, जिनमें से कितनों के पास तो जमीन भी नहीं है। सोचो वो किसानी करके क्या कमाते होंगे, और टैक्स उन्हीं को देना है बेचारों को। तो 60% लैंड जो थी ये अमीरों के पास थी, चर्च के पास थी, और रिचर मेंबर जो थर्ड एस्टेट के मर्चेंट और बिजनेसमैन थे, इनके पास। तो उल्टा है ना, आप सोचो, ज्यादा लोगों के पास थोड़ी जमीन है और थोड़े लोगों के पास ज्यादा जमीन है, और उन बेचारे ज्यादा को थोड़ी जमीन में से भी टैक्स देना है, तो उनके घर कैसे चलेंगे। नोबेलमैन स्पाइडर की तरह थे, पेजेंट्स फ्लाई की तरह। जैसे स्पाइडर होती है ना, मकड़ी, उसके जाल में फंस जाते हैं ये, ऐसे ये कहते थे कॉमन मैन इनके जाल में फंस गया। स्ट्रगल टू सर्वाइव। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज हो गई 23 मिलियन से 28 मिलियन, 1715 से 1789। खाद्यान्न की मांग बढ़ी, भैया पॉपुलेशन तो खाना तो खाएगी ना, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा। फिर कुछ कभी ओले कभी सूखा, कीमतें बहुत बढ़ गई। चीज कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो कीमत कहाँ से देंगे। फिर वही ब्रेड के ऊपर मरेंगे, कटेंगे, तभी तो औरतें फिर उसमें उतरेंगी दुकानों पे। स्थिति और खराब हो गई सूखे और ओलावृष्टि के कारण। हेल स्टॉर्म, ड्रॉट, सूखा, जितनी फसल थी पहले ही पेट नहीं भरता था, वो और खराब हो गई। तो इससे क्या हुआ, जीवन की जो आधारभूत आवश्यकता थी ना, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये भी पूरी होनी बंद हो गई। इसे कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसिस्टेंस क्राइसिस यानी जब बेसिक नीड भी पूरी ना हो इंसान की। ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब क्या होगा, इन जो तीसरी एस्टेट है ना, इसमें जो थोड़े रिच नहीं है, बिजनेसमैन, मर्चेंट टाइप के लोग, लॉयर टाइप के, ऑफिशियल जो लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और ये व्यापार करेंगे। और व्यापार में ये जो अमीर लोग यूज करते हैं ना, सिल्क का कपड़ा या महंगे टाइप की कोई ऊनी कपड़ा, उसका व्यापार करेंगे। ये उस टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, और जिस कारण ये खूब मोटा पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे, विदेशों में जाएंगे तो आइडियाज लेकर आएंगे, फिर अपने देश में भी उस आइडिया को ये इंप्लीमेंट करेंगे, और तभी मिडिल क्लास का जन्म होगा। तो मिडिल क्लास बहुत पहले नहीं था, ये 18th सेंचुरी की देन है। पहले भी किसानों और मजदूरों ने संघर्ष किए, पर साधन और कार्यक्रम नहीं थे, क्योंकि आइडियाज तो तब आते हैं जब आप घूमते फिरते हैं, आप पढ़ते लिखते हैं। अब ये लोग पढ़ लिख गए, तो अब क्या हुआ, थर्ड एस्टेट यानी वो जो गरीब वाली कैटेगरी में सबसे ऊपर हैं, कि कुछ लोग शिक्षित हुए और न्यू आइडियाज तक पहुंचे, यही तो मिडिल क्लास है। ये तीसरी कैटेगरी के थोड़े से ऊंचे लोग थे। न्यू सोशल ग्रुप आ गया, मिडिल क्लास। और इन्होंने कमाई कहाँ से की, ये कैसे अमीर बने थर्ड कैटेगरी के भी लोग, क्योंकि इन्होंने ट्रेड किया, विदेशी व्यापार किया। इन्होंने मैन्युफैक्चर की बहुत सारी चीजें, जिनमें सिल्क था, और सिल्क भैया अमीर लोग पहनते थे, तो इसीलिए इन लोगों को दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, मिडिल क्लास की सोच क्या थी। अब मिडिल क्लास क्या सोचता था, जो ये नया ग्रुप था, ये कहता था कि भैया पैदा होते ही तुम्हें क्यों अधिकार मिलते हैं। ठीक है, अधिकार मिले काबिल लोगों को, जो सक्षम है, जिनमें कैलिबर है, उन लोगों को अधिकार मिले। ये क्या हुआ कि तुम्हारा बाप बहुत लायक था, तुम नालायक हो, इसलिए तुम भी ऐश मारो, तुम भी मौज मारो, क्योंकि तुम्हारा बाप लायक था। ये गलत है। इन्होंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाया कि बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। लायकियत है, पढ़े लिखे हो, काबिल हो, तो तुम प्रिविलेज्ड हो, अदरवाइज नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। कोई भी पैदाइशी बहुत लकी ना हो, लकी बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े। क्या कहते हैं ये, पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, यानी आपकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है, क्या आपकी एक मान लीजिए कि वैल्यू है, सोशल वैल्यू, ये इस पे डिपेंड करे कि आपकी काबिलियत कितनी है, ना कि इस बात पे कि आपके पिताजी कितना कमाते हैं। ठीक है, ये 3 बहुत अच्छी बातें हैं। इन्होंने आज़ादी की बात कही, भाई फ्रीडम मिले हमें भी। इन्होंने कहा लॉज इक्वल हो, एस्टेट 1, 2, 3 के लिए लॉज अलग ना हो, और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिले। जो लायक है वो आगे बढ़ जाए, जो नहीं है लायक वो पीछे रह जाए।
लेकिन ये क्या लॉजिक हुआ कि सारे टैक्स का बोझ आप थर्ड एस्टेट के ऊपर लाद देते हैं, आप मजे करते हैं क्योंकि आप पैदा उन परिवारों में हो गए, आप नोबिलिटी में हैं, आप क्लर्जी हैं, इसलिए आप मजे कर रहे हैं। इन्होंने कहा गलत है। फिलोसोफर्स थे 3, मैंने आपको बताया। जॉन लॉक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हजारों बार कॉम्पिटिटिव पेपर में किताबों के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जॉन लॉक, इनकी किताब है टू ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने सरकार के बारे में कहा, भैया डिवाइन पावर तुम्हें किसने दी? किसने कहा कि तुम, भगवानों ने तुम्हें पैदा किया राज करने के लिए? तुम गलत लोगों को बताते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज संविदा, जो बहुत बार आती है। मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसने वो बात बताई अपनी इस किताब में जो आज तक इंडिया भी चला रहा है, अमेरिका ने जिसको फॉलो किया। क्या? 3 चीजें हैं इस किताब में बताई। एक लेजिस्लेटिव बनाओ जिसमें विधान पालिका, जिसमें आप संसद बनाते हैं। एक एग्जीक्यूटिव बनाओ जिसमें आप सरकार बनाते हैं, कार्यपालिका। और एक जुडिशरी बनाओ जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी चीजें आती हैं, जो न्यायपालिका है। तो बहुत अच्छी बात बताई है। किस किताब में है ये? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। किसने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू ने। रूसो की किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसने क्या कहा कि सब लोगों को बराबरी मिलनी चाहिए और सोसाइटी में सरकार लोग चुन के भेजें, यानी डेमोक्रेसी की कहीं ना कहीं वैल्यू यहाँ छलकने लग गई थी। और जॉन लॉक की किताब का नाम क्या है? टू ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इसने कहा कि भगवान ने तुम्हें पावर नहीं दी, तुम खुद पावरफुल बन के बैठ गए हो। यूएसए ने ये मॉडल यूज किया था, कौन सा? विधान पालिका वाला, कार्यपालिका वाला, न्यायपालिका। हम भी तो वही यूज कर रहे हैं। यूएसए ने यूज किया था जब इसकी 13 बस्तियां नहीं आजाद हुई थी। और पैसा किसका लगाया था? फ्रांस का, जिसको कुछ फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार का विषय फ्रांस के दार्शनिकों से प्रभावित है। 3 दार्शनिक मैंने अभी आपको बड़े बड़े बताए। दार्शनिकों के विचार कहाँ डिस्कस होते थे? सलोन्स में, जहाँ लोग बैठते थे। नाई की दुकानों पे तो वैसे भी डिस्कशन एक बहुत बड़ा वो हुआ करता था। कॉफी शॉप्स थे यहाँ पे, जहाँ लोग चाय पानी पीने जाते थे। बुक्स पढ़ते थे लोग, न्यूज़पेपर्स, ये विचार फैलने लग गए। देखिए, क्रांति तब आती है जब अच्छे विचार समाज में फैल जाते हैं। एक आदमी के विचार उस तक हैं तो क्रांति नहीं आएगी। क्या लोगों ने पहले कोशिश नहीं की? थी कोशिश, लेकिन आप देखिए क्रांति नहीं हुई। 1715 से लगातार लोग दुखी थे, क्रांति हुई 1789 में। जब आम जनता जागी ना, तब देश ने क्रांति की। जब औरतें सड़कों पर उतरी, जब किसान सड़कों पर उतरे, तब देश बदला था। सिर्फ चंद लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के चाहने से देश नहीं बदलता। और लोगों को वो समझाना, ये कहीं ना कहीं जिस भी टाइम में ये क्रांति की जरूरत पड़े, उस टाइम के लीडर्स जो होते हैं ना, जो फिलोसोफर्स, पढ़े लिखे, जिनके दिमाग क्रिएटिव होते हैं, जिनके दिमाग में आइडियाज आते हैं, वो लोग लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। और तब जाके क्रांति आती है। क्रांति ऐसे नहीं होती मुंह उठाया चल पड़े, चलो जी क्रांति कर रहे हैं, ऐसे क्रांति नहीं होती। क्रांति के लिए सोच समझ के, प्लान्ड तरीके से, अच्छे लीडर्स का होना, अच्छे विचारों का होना, आपके पास प्रचार प्रसार के माध्यम हो, आपके पास मीन्स भी हो। पैसा भी बहुत जरूरी होता है, बिना पैसे के भी काम नहीं चलता। देखें, न्यूज़पेपर्स में इनसे फैलने लगे विचार और लोगों में गुस्सा भरने लग गया। किसके प्रति? एस्टेट 1 और एस्टेट 2। क्यों? ऐश तो तुम मार रहे हो, और पैसा किससे लेते हो? एस्टेट 3 से, जिसको कि तुम खाने लायक भी नहीं बनने देते, जिनको तुम इतना एक्सप्लॉइट करते हो, पता नहीं किस किस नाम के तो तुम टैक्स लेते हो। कभी तुम टीथे के नाम पे धार्मिक कर ले रहे हो, कभी तुम जो है टाइले के नाम पे स्टेट टैक्स ले रहे हो, डायरेक्ट टैक्स। और लोगों को इतना दबा दिया, इतना शोषित कर दिया कि उनका जीना ही मुहाल हो गया। तो अब लोगों में वो गुस्सा भरने लग गया, और इस गुस्से का फायदा ये हुआ कि अब ये क्रांति के लिए तैयार हो गए। चलो, आज मैंने आप लोगों को यहां तक की कहानी सुना दी। अब इसके आगे की कहानी हम कल जानेंगे कि क्रांति में क्या कुछ हुआ। आज जो बातें बताई है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त वाली, उनको कल मैं इस तरह से पीपीटी के फॉर्म में समझा दूंगी। कहानी मैंने आज समझा दी, कल समझा दूंगी। इसकी कुछ पिक्चर्स हैं, एनसीईआरटी पे जितनी पिक्चर्स है ना, उन सब का एक एक का बहुत ज्यादा मतलब है, और वो सब मैं क्लास में डिस्कस करूंगी। चलिए, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे, वो मुझे दिखा रहे थे, और उन्होंने पूछा था, अच्छा, ये था ऐप के बारे में जानकारी के लिए। पेन, ये देखिए, हम लोगों का आईसीएस होमवर्क ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीएस होमवर्क ऐप एप्लीकेशन है ये। इस पे आईसीएस की क्लासेस चलती हैं, और आईसीएस की क्लासेस जो है ना, जितने हमारे आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से लगभग सबके पास मिलेंगी। अब क्योंकि सरकार का नहीं पता कि वो कितने दिन इस बंद को चला दें, वैसे हमेशा
पहली प्रेफरेंस रखनी चाहिए, आप जहां भी जिस भी शहर में हैं वहां कोचिंग सेंटर में अगर आप जा सकते हैं तो वहां जाके पढ़िए। उससे क्या फायदा होता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने का। जैसे आदमी की ना फितरत है, वो प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन से सीखता है। और वो कब मिलता है, जब आप काफी सारे लोगों के बीच में जो आप ही के लेवल के हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, उनके बीच में रह के पढ़ते हैं। लेकिन अब ये तीसरा साल लगातार हो गया जब ये माहौल मिलना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि सरकार का नहीं पता, 1 महीने तक बंद रखें, 2 महीने बंद रखें, 3 महीने बंद रखें, कुछ नहीं कह सकते। सरकार की नीति में पढ़ाई सबसे पीछे आती है, नहीं भी चलेगी तो भी सरकार का क्या बिगड़ना है। पढ़ाई से कोई बहुत ज्यादा टैक्स की कमाई तो होती नहीं है, और टैक्स क्या क्या रोल प्ले करता है फ्रांस की क्रांति में पढ़ ही रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि शिक्षा सबसे पिछड़ी हुई चीज है, जिसपे सरकार जब ध्यान देगी, जब ये होगा कि हाँ अब सब कुछ खुल गया दोबारा से। तो अभी तो चीजें धीरे धीरे बंद की तरफ है, खुलने में क्या पता 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। जब तक भी अगर आप अपना टाइम गवाएंगे तो ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आना। और जितने दिन ये बंद रहेगा उस टाइम पे जो लोग पढ़ लेंगे 100% सिलेक्शन वही लोग लेंगे। इस टाइम 99.9% बच्चे जो है ना वो पढ़ाई से हटेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जब आपके सामने कोई टारगेट होता है ना तो आप उसको अचीव करने के लिए दौड़ रहे होते हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई टारगेट ना हो, आपको दिखाई ना दे पेपर कब होगा, तो धीरे धीरे आप पढ़ाई से हटने लगते हैं। उस दौर में अपने आप को संभालना, अपने आप को बांध के रखना पढ़ाई के साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद लोग ही ये कर पाते हैं, इसलिए सिलेक्शन सबके नहीं होते। पढ़ती तो दुनिया है, फॉर्म पता नहीं कितने लोग भरते हैं, तैयारी कुछ लोग करते हैं, और उनमें से बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो सच में सीरियस होकर पढ़ रहे होते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है। तो उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता यही है कि अपने आप को बुरे समय में भी पढ़ाई से बांध के रखो। आज HSSC में चेयरमैन ने एक और, मैंने सुना था अभी, घोषणा कर दी कि अब जितने फॉर्म्स निकले थे, जिनके पेपर नहीं हुए थे, उन सब के पेपर अब नहीं होंगे। जो हो गए उनका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन जब होने थे जैसे ग्राम सचिव का और इस तरह के, ये अब नहीं होंगे। अब पहले CET होगा, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ना, जिसके बेसिस पे फिर लोगों को पेपर, जिन लोगों ने भरा हुआ है उनका कभी होगा, जब अप्रैल मई में जब भी बताएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से वैकेंसी के पेपर होंगे। तो आप ये मान के चलो, इस टाइम तो पढ़ाई में अपने आप को जोड़ के रखना नामुमकिन बराबर है। और जिसमें मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है सेल्फ से, वो तो 99% हट जाएगा। अपने आप को जगा के रखना बहुत जरूरी होता है, और बुरे समय में जो लोग जागे रहते हैं ना, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों को जुड़े रहना है उन लोगों के लिए ये है ICS होमवर्क ऐप। और आपके आसपास, क्योंकि हरियाणा के तो पूरे ही शहरों में है ये, आप किसी भी ब्रांच पर चले जाइए अपने आसपास, अगर आपको ऐप लेना है तो ब्रांच पे ये 3000 रुपीज फॉर 1 ईयर, 1 साल का ऐप पर आपको सारी क्लासेस मुहैया कराई जाएंगी। इसमें आप ये मान लीजिए कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, HSSC के हैं, SSC के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, हम इसमें UPSC कवर नहीं कराते, लेकिन इसमें जो जितने भी इस तरह के एग्जाम है, जैसे टीचिंग के हैं, या मान लीजिए रेलवे का है, या कोई भी क्लेरिकल है, या पुलिस का है, ये सारे एग्जाम्स, KVS वगैरह, DTPLS भी, ये सब इसमें कवर होगा। ठीक है, तो आप किसी भी ब्रांच पे जाके 3000 रुपीज जमा करा के ICS होमवर्क ऐप को कल से आप एक्टिवेट करा सकते हैं। जो लोग, जिनके आसपास ब्रांच नहीं है, उन लोगों के लिए मैं एक नंबर दे देती हूं, और ये नंबर है हमारा 90-5320-2040। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। पूरे साल इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, और इस क्लासेस में फिर अलग अलग बैचेस, जैसे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी आपके अकॉर्डिंग, कि इसमें हम लोग न्यू जनरल बैच भी दे रहे हैं, ओल्ड जनरल बैच भी दे रहे हैं, तो जैसी जिसकी ज़रूरत होगी वो इसको यहाँ से ले सकता है। ठीक है, 3000, बहुत सारे बच्चों का था कि भाई फ़ी कम कर दो, अब ये लॉकडाउन लग गया, पता नहीं कब खुलेगा, नहीं अफोर्ड कर सकते, ये इसीलिए 3000 रुपीज़ किया गया है। चलिए, तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि आप पढ़ाई ना करें, इसके बदले ये कर ले और आपकी जिंदगी बन जाए। और जब अंधकार में दिखता हो ना सब कुछ, उस टाइम पे आशा की किरण अपने मन में खुद जगानी पड़ती है। लाइफ बहुत टफ है उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है। एवरेज परिवार में ये कहना बड़ा आसान होता है कि बिजनेस कर लें, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं होते आम परिवारों में। तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि पढ़ाई से जुड़ के इतनी मेहनत करो कि आपको नौकरी मिल जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। इस टाइम पे 24 घंटे नहीं पढ़ना है, इस टाइम पे अपने आप को पढ़ाई से जोड़ के रखना है। जब तक ये नेगेटिव समय नहीं कट जाता तब तक हम पढ़ाई के साथ जुड़े रहें, ये सबसे जरूरी है। इसके बाद जब समय कट जाएगा, जब वापस से चीजें नॉर्मल उसकी तरफ आएंगी, फिर पढ़ाई के घंटे बढ़ाने का समय होगा। हमेशा एक जैसी तैयारी जो करते हैं ना, वो सक्सेसफुल नहीं होते। समय की मांग को पहचानना होता है हर इंसान को। इस टाइम की नीड है, नेगेटिविटी से बचो और धीरे धीरे धीरे, मैंने कल भी कही थी ये बात,
कछुए की चाल से पढ़ाई में लगे रहो, रोज पढ़ने का नियम बना लो, चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन नित्य नियम से पढ़ो। किसी भी दिन ये मत सोचो कि मैं आज नहीं पढ़ता या मैं आज छुट्टी मार लेती हूँ, नहीं, पढ़ना डेली है। कोई भी आज के टाइम में ऐसा टॉपिक नहीं है जो यूट्यूब पे फ्री में ना हो, कुछ भी भर दीजिए, A to Z जितनी चीजें हैं ना, मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ यूट्यूब पे है। तो जो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कुछ भी, उनके लिए बेस्ट है कि वो जिससे मन करे यूट्यूब से पढ़ लें। और आजकल अगर आप देखें तो भैया ज्ञान का भंडार तो गूगल बाबा भी हैं ही, सब कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अनजान है, भाई मुझे ये नहीं आता, आप फ्रेंच रिवोल्यूशन भर दो गूगल पे, सारी चीजें ना आ जाएंगी। जितना मैं बता रही हूँ उससे हजारों गुना ज्यादा है। तो जिनको ये है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, फ्री में यूट्यूब पे सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप किसी भी टीचर की, देश के बेहतरीन टीचर्स ने भी फ्री पढ़ा रखा है, सबने, वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि यार एक सिस्टमैटिक पढ़ाई होनी चाहिए, कहीं 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 से मैं नहीं पढ़ सकता, बेसिकली अगर मैं कहूं तो जिनको लगता है कि भैया मेरे ऊपर एक ये होना चाहिए टाइम टेबल कि मुझे ये सब्जेक्ट इस दिन ये इतने घंटे पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए ये एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आप सिस्टमैटिक बैठ के पढ़ सकते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, एप्लीकेशन में आप रोज के लगभग 4 घंटे इन्वॉल्व हो गए पढ़ाई में। आप 4 घंटे इन्वॉल्व हो गए तो आप मान लीजिए रोज क्लास आएगी तो आदमी, भाई अब इस टाइम पे कहीं बाहर तो जाना नहीं है, अपने घर में रहेगा, तो 4 घंटे पढ़ेगा ना, तो पढ़ाई के साथ उसका कनेक्शन टूटेगा नहीं। जो बिल्कुल खाली बैठ गया वो कनेक्शन टूट जाएगा। या तो आप में इतना मोटिवेशनल हो फैक्टर कि आप खुद यूट्यूब से सब कुछ पढ़ लें, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग करते भी हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। जिनको लगता है कि यार मैं 3,000 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं जो है ये महीने ना गवा दूं, 2022 के बहुत लोगों ने 20 गवा दिया। 20 में आई थी ये महामारी, 20 में लोग ऐसे बैठ गए जैसे सब कुछ खत्म। फिर 21 लोगों ने देखा, बहुतों के हाथ में नौकरी थी, बहुत सारे बेकार चले गए। 21 भी बहुत लोगों ने पेंडेमिक सोच सोच के गवा दिया। 22 है, बहुत लोगों के हाथ में फिर से नौकरी होगी, बहुत सारे लोग वैसे ही रह जाएंगे। अब इस 22 में जो लोग नहीं मेहनत करेंगे ना, मैं 100% श्योर हूं वो 23 में खाली रह जाएंगे। और जो अब पढ़ लेंगे, क्योंकि अब सब बैठ जाएंगे पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई से जुड़े रहना सबसे मुश्किल काम है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है अपने आप को पढ़ाई से जोड़ के रखना, पॉजिटिव रहना। और भी उस दौर में जब सब तरफ हाहाकार मचा हो और लोग नेगेटिविटी बढ़ाए जा रहे हो कि ये कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया, वो जैसा है जो है ठीक है, उसमें हमें एडजस्ट करना है और उसमें हमें अपना कैलिबर आगे ले जाना है। तो ये तो इंसान को ही करना पड़ेगा, आपकी जगह कोई मेहनत करने नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए हो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, 90-5320-40। साल भर की फी 3,000 रुपए है। कोई भी ब्रांच आपके आसपास है तो आप वहां जाके फी जमा करा के अपना एक्टिवेट करा सकते हैं ऐप, या अगर आप कहीं दूर हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में यूट्यूब पे पूरी कराऊंगी, इसमें मेन जितना 9th और 10th का सिलेबस है ना, ये मैं कंप्लीट कराऊंगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो रोज मिलेंगे और 40-45 मिनट में जितना हो सकेगा सारी रिवोल्यूशंस के बारे में जानेंगे, ताकि हमारा भी बौद्धिक विकास हो जाए। इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना कि भाई हम तो सिर्फ वही पढ़े पेपर में आता है, इस टाइम पे अपने दिमागी विकास पे भी थोड़ा काम करो। ये जो इंटरनेशनल या वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, इसको जानना बहुत जरूरी है, इससे भी आपका थोड़ा सा IQ बढ़ जाएगा, आपके दिमाग में विचार आने लगेंगे। और जो लोग कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं उन्हें पता है फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिका की ये उपनिवेशों की घटनाएं, जर्मनी, इटली, ये सब एग्जाम में आता है। तो इन सबको पढ़ने का समय है अब। आप चीजों को धीरे धीरे पढ़ के और चीजों को दिमाग में, जैसे एक एक बूंद होती है ना भाई, वो रिसती है, दिमाग में पहुंचती है ज्ञान की, ऐसे इस टाइम पे ध्यान देना है। ये वो टाइम नहीं है कि मुझे रट्टे लगा लेने हैं, इस टाइम चीजों को समझो, बिल्कुल कूल माइंड के साथ पढ़ो, ठीक है। पढ़ाई से जुड़े रहो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, चीजें ऐसी ही आती हैं, ऐसी ही चली जाती हैं, आदमी वही टिकते हैं जो मेहनत करते रहते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।